प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार पीयूष, हिंदी विभागाध्यक्ष, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शामिल हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल एवं उनकी विभिन्न काव्य धाराओं के संबंध में अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। रीतिकाल का समय संवत 1700 से लेकर के संवत 1900 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है। इन्होंने कहा कि कवियों की विशिष्ट शैली जो कि काव्य शास्त्र के रीति के नियमों के अनुसार थी, उनकी प्रचुरता के कारण इसे इन्होंने रीतिकाल की संज्ञा दी, लेकिन कहा कि यदि कोई रस के आधार पर इसका नामकरण करना चाहे तो इसे श्रृंगार काल कह सकता है। रीतिकाल के नामकरण के संबंध में विचार करें तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे रीति काव्य की संज्ञा दी। मिस्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा और इसे श्रृंगार काल की संज्ञा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी और आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने ही इसको रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 काव्य धाराओं के अंतर्गत विभाजित भी किया। रीतिकाल की कविता के चरित्र को देखते हुए इसे अंधकार का काल मानते हुए त्रिलोचन ने इसे पतन का काल कहा है और एकमात्र यदि इसकी प्रशंसा करने वाले कोई आलोचक हुए हैं तो डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल हुए हैं, जिन्होंने इसे कला का काल कहा है और कहा है यह कला के दृष्टिकोण से तो उत्कृष्ट है ही, यह भाषा के भी दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है, क्योंकि ब्रज भाषा में ही विश्व देश के तमाम हिस्सों में जहाँ कहीं भी जिस भाग में भी काव्य रचना की गई हो ब्रज में की गई और इस तरीके से ब्रज भाषा विकसित होकर के एक बहुत बड़े क्षेत्र में काव्य भाषा के रूप में रूढ़ हुई। लेकिन यदि रीतिकाल के काव्य चरित्र को देखें तो मूलतः यह सामंती एवं दरबारी काव्य था। उसकी वजह यह थी कि ज़्यादातर कवि राजाश्रित थे। राजाश्रित होने के कारण, दरबारी होने के कारण यह कविता आम जनों के लिए नहीं लिखते थे और कविता में कला एवं चमत्कार प्रदर्शन पर ज़्यादा ध्यान देते थे, ताकि विस्मय विमुग्ध होकर के दरबार प्रशंसा करे एवं उन्हें पारितोषिक दे। हम देखते हैं कि ज़्यादातर उस समय के कवियों का संबंध किसी न किसी राजघराने से रहा है। जैसे उदाहरण के लिए कवि केशवदास ओरछा दरबार में थे, बिहारी पहले जयपुर फिर आमेर राज दरबार में रहे, मतीराम बूंदी में थे, चिंतामणि नागपुर दरबार में थे, देव पिहानी राज दरबार में थे, गंग दिल्ली राज दरबार में थे। इन राज दरबार के कवियों ने राजाओं के सामंतों के मनोरंजन के लिए मांसल ऐन्द्रिकता से युक्त, अतिशय श्रृंगार से युक्त एवं संस्कृत के रीतिबद्ध काव्य परंपरा के अंतर्गत वो चूँकि यह मानते थे कि शोभा कारक शब्द ही और उससे उत्पन्न अर्थ सौंदर्य ही काव्य का धर्म है, इसीलिए शब्दों के अत्यधिक अलंकृति पर भी उन्होंने ध्यान दिया और इस तरीके से अलंकारबद्ध और छंदबद्ध न सिर्फ रचनाएं की, बल्कि अपने यहाँ के दरबार के लोगों को, राजाओं वगैरह को सिखलाने के लिए काव्य लक्षणों का भी काव्य लक्षण ग्रंथों का भी उन्होंने निर्माण किया और इन लक्षण ग्रंथों का वो निर्माण करने के क्रम में वो ज़्यादातर दोहे में काव्य का लक्षण लिखते थे और कवित्त एवं सोहे में उसका उदाहरण देते थे। इस क्रम में उन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और इसका प्रमाण भी है, क्योंकि बहुत सारे सामंत भी, राजा भी कवि हुए। इन सामंत कवियों में महाराजा जसवंत सिंह जो तिरवा के राजा थे, बोधा जो पन्ना के राजा थे,
रसनिधि जो दतिया के राजा थे, गुमान मिश्रा जो पिहानी जहाँ देव कवि हुआ करते थे उसके राजा थे, इन्होंने भी काव्य रचनाएं की हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि सामंत, इसका एक चरित्र, इसका सामंती होना है, दरबारी होना है। इसके कारण जो कविताएं थी उन सामंतों को रिझाने के लिए नक्सिक वर्णन, नायिका भेद, अत्यधिक मांसलता, अत्यधिक ऐन्द्रिकता के भावों से भरी हुई थी। और शिल्प एवं भाषा के स्तर पर विचार करें तो भाषा एवं शिल्प दोनों की संरचनाएं अत्यंत जटिल थी, जनता के जल्दी समझ में आने वाली न थी। शिल्प के स्तर पर जटिलता तो थी ही, बिंबों को भी जो उन्होंने प्रस्तुत किया है और जिन प्रतीकों को भी प्रस्तुत किया है उनका संश्लेषण, उनकी संरचना भी बहुत जटिल हुआ करती थी। मुख्य रूप से अपने श्रृंगार से संबंधित रचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने धार्मिक सहारा लिया है। विशेष करके कृष्ण एवं गोपियों के आख्यान के माध्यम से उन्होंने ज़्यादातर श्रृंगारिक रचनाएं की हैं। मुक्तकों में बहुत सारी श्रृंगारिक रचनाएं सीधे के सीधे विभिन्न प्रकार की नायिकाओं, चाहे वह प्रौढ़ा हो, चाहे मुग्धा हो, चाहे खंडिता हो, उन नायिकाओं के वर्णन के माध्यम से उन्होंने इसका वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त इसमें सामंतों की वीरता के भी काव्य हैं। भूषण का काव्य इसका उदाहरण है। और रीति मुक्त काव्य जो है उनमें सघन अनुभूतियाँ भी आपको दिखाई देती है, जो कि में स्वतंत्र रूप से बगैर रीति के बंधन में बंधे हुए लिखी गई थी। इन्हीं सभी प्रकार के कविताओं को रीति काल में हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत कुछ उपदेश परक भी कविताएं जो हैं इस काल में, या दोहा इस मैंने कवित इस काल में रचे गए। यानी मुख्य रूप से जो, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, श्रृंगार की जो कविताएं थी वो कहीं न कहीं राधा कृष्ण के बहाने से लिखी जा रही थी। इसलिए उनका मानना भी था कि आगे के कवि रिझी हैं तो कविताएं, नहीं तो राधा कृष्ण सुमिरन को बहाना हो। तो इस तरीके से उन्होंने राधा कृष्ण के रूप में या फिर कृष्ण और गोपियों के रूप में इन्होंने अपनी श्रृंगार परक रचनाओं की रचना की है, जो कि मुख्यतः 3 आयामों में विभाजित की जाती है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति काव्य के प्रवर्तक आचार्य केशवदास माने जाते हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को मानने की वकालत की है। लेकिन ज़्यादातर आलोचकों का यह मानना है कि चिंतामणि बाद में हुए और सबसे पहले आचार्य केशवदास ने ही इस परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने संस्कृत के विभिन्न काव्य अलंकार या काव्य रस या काव्य शास्त्र से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर जो उन्होंने काव्य के लक्षण का निरूपण ब्रज भाषा में किया और जो लक्षण ग्रंथ रचे गए, उसी से रीति काव्य परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने इसे 3 धाराओं में विभक्त किया है और वही हमें इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ना एवं समझना भी है। पहली धारा जो है वह रीतिबद्ध कवियों की काव्य धारा है, दूसरा रीति सिद्ध कवियों की काव्य धारा है और तीसरा रीति मुक्त कवियों की काव्य धारा है। चलिए हम एक एक कर क्रमशः इन पर विचार विमर्श करते हैं। सबसे पहले रीतिबद्ध कवि। तो उन कवियों को रीतिबद्ध कवि की संज्ञा दी जाती है जिन्होंने अपने काव्य में रचनाओं के अलावा काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथों की भी रचना की। प्रायः ये जब लक्षण ग्रंथों की रचना करते हैं तो वह काव्य का लक्षण, निरूपण
या छंद अलंकारों का लक्षण निरूपण यह दोहा में करते हैं एवं सवये एवं कवित्त में इसका उदाहरण वो पेश करते हैं। इसमें सबसे पहले कवि जो हैं वह आचार्य केशवदास माने जाते हैं। आचार्य केशवदास की 3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और तीसरा रामचंद्रिका। कवि प्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अलंकारों का उन्होंने निरूपण किया है और फिर काव्य में इसका प्रयोग करके उन्होंने प्रस्तुत किया है। रसिक प्रिया के अंतर्गत उन्होंने रस से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो रस हैं उन रसों का परिचय दिया है और उन रसों के अंतर्गत का परिचय देने के साथ उदाहरण के रूप में कवित्त एवं सवय में उसका वर्णन भी किया है। इनकी तीसरी रचना जो बड़ी प्रसिद्ध है वह रचना रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका की प्रसिद्धि इस रूप में है कि यदि हम प्रबंध काव्य के दृष्टिकोण से देखें तो काव्य कला के काव्य रीति के दृष्टिकोण से वह एक उत्कृष्ट एवं अनुपम ग्रंथ है। चूँकि वह विशुद्ध रूप से छंद अलंकार की रीति और काव्य शास्त्रीय नियमों के आधार पर लिखते थे, इसके कारण केशव की कविताओं में इतनी जटिलता एवं दुरूहता थी कि लोग उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहने लगे। रामचंद्रिका भी अपने अर्थ निरूपण में काफ़ी दुरूह है, बहुत ज़्यादा यह इसकी संप्रेषणीयता खुली हुई नहीं है, यह सभी के समझ में नहीं आती। उसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण हम रीतिबद्ध कवि के रूप में चिंतामणि को लेते हैं, जिनकी प्रमुख कृतियाँ रस विलास है, छंद विचार है, पिंगल है, काव्य प्रकाश है, कवित्त विचार है। प्रबंध काव्य के रूप में भी इन्होंने रामायण, रामाश्वमेध और कृष्ण चरित्र की रचना की है। इसी तरीके से अन्य कवियों में देव, जिनका रस विलास, रस रत्नाकर, काव्य रस है, भाव विलास प्रसिद्ध उनके लक्षण ग्रंथ हैं। कुलपति मिश्र का रस रहस्य है, मति राम का रसराज है, सतसई है, उनका साहित्य संसार है। भूषण का शिवराज भूषण है, भूषण हजारा है। ये प्रमुख रूप से रीतिबद्ध कवि हैं। इसके अंतर्गत रीति सिद्ध कवि हम उन कवियों को कहते हैं जिन्होंने काव्य के नियमों के आधार पर, रीति के आधार पर, उसके परंपरा के आधार पर, काव्य शास्त्रीय परंपरा के आधार पर अपने काव्य को प्रस्तुत किया है, अपने काव्य की रचना की है, लेकिन स्वतंत्र रूप में उन्होंने अलग से कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। इनकी रचनाएं मुक्तक में हैं, जिनमें सर्वप्रसिद्ध बिहारी हैं। बिहारी सतसई हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना एक अलग स्थान रखती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी बिहारी सतसई की मुक्तक शैली में, समासिक शैली में लिखे गए इस पद्य रचना की काफ़ी प्रशंसा की है। बिहारी के सतसई के संबंध में प्रसिद्ध है कि सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। अन्य कवियों में यदि हम देखें तो वृंद हैं, जो कि मुख्य रूप से एक सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनका 12 मासा, भाव 85 श्रृंगार शिक्षा, यमक सतसई काफ़ी प्रसिद्ध है। यमक सतसई की परंपरा में लिखी गई है, जिसमें 715 दोहे हैं, जिनमें यमक का अलग अलग ढंग से चमत्कार उत्पन्न करते हुए उदाहरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम सेनापति का नाम ले सकते हैं। हालांकि शुक्ल जी इनको भक्ति काल में रखने की भी बात कहते हैं। द्विज देव हैं, जिनकी श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बतीसी प्रसिद्ध रचना है। तीसरी धारा के कवि हैं जिन्हें रीतिमुक्त कवि कहा गया। ये कवि काव्य शास्त्र के बंधनों से विमुक्त थे।
दरबारी बंधनों से विमुक्त थे और इस कारण इन्होंने जिस काव्य की रचना की वह सहज अनुभूति एवं संवेदना के स्तर पर रीतिबद्ध एवं रीति सिद्ध कवियों की अपेक्षा श्रेष्ठ ठहरती हैं। भाव के स्तर पर ये कविताएं सहज मानवानुभूतियों की कविताएं हैं, ऐसा आलोचक मानते हैं। और यदि रीति काव्य के उज्ज्वल पक्ष की चर्चा की जाए तो रीति काव्य का उज्ज्वल पक्ष रीति मुक्त कवियों को ही माना जाता है, जहाँ भावों की सघनता है, अनुभूतियों का सहज मानवीयकरण है और जहाँ पर शब्द चमत्कार की अपेक्षा विषय पर, भावों की, अनुभूतियों की गहराई पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उन कवियों में 3 कवि अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिनमें घनानंद हैं, आलम हैं, बोधा हैं। इसके अतिरिक्त ठाकुर कवि का भी नाम लिया जाता है। घनानंद की प्रसिद्ध कविता उनकी प्रेयसी सुजान के नाम पर है, जिसके कारण उन्होंने दरबार तक को बहिष्कृत कर दिया था, सुजान सागर। इसके अतिरिक्त विरह लीला, रस केलीवल्ली, कृपाकांड, कोकसार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी कविताओं में जो सहज अनुभूतियां हैं, जो विरह की पीड़ा है और उस विरह की पीड़ा की जो सहज मानवानुभूति है, इसकी प्रशंसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल सहित अन्य आलोचकों ने की है। इसके अतिरिक्त आलम, केली, माधवानल कामंद कला, श्याम स्नेही, सुदामा चरित्र ये रचनाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। बोधा की विरह वाटिका और इश्कनामा भी इसी क्रम में काफ़ी चर्चित रचनाएं हैं। और अंत में ठाकुर कसक के नाम से जो रचना है वह उल्लेखनीय रचनाओं के अंतर्गत आती हैं। इस तरीके से विद्यार्थियों, हमने देखा कि रीतिकाल की कविता मुख्य रूप से सामंती कविता है, दरबारी कविता है, मांसल कविता है, ऐन्द्रिकता से युक्त कविता है। चमत्कारिकता के उद्देश्य से भाव सौंदर्य की बजाय लोगों को विमुक्त करने के दृष्टिकोण से अत्यंत प्रतीकात्मक बिंबों और अत्यंत दुरूह शब्दों के प्रयोग से यह एक संश्लिष्ट एवं दुरूह किस्म की कविताओं को उत्पन्न करने वाली यह रीतिकाल की कविताएं हैं। मुख्यतः एवं संक्षेप में रीतिकाल की कविताओं को हम इन्हीं 3 काव्य धाराओं रीति मुक्त, रीति सिद्ध एवं रीतिबद्ध काव्य धारा के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।